सो नेक्स्ट हम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज द फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग जो कि वेरी कॉमन देखी जाती है इंडियन पीपल में, और इसको हम और क्या बोल सकते हैं, फूड बॉर्न इलनेस। सो हम क्या पढ़ेंगे, फूड पॉइजनिंग, और हम इसको क्या बोल सकते हैं, फूड बॉर्न इलनेस। इसका क्या मतलब हुआ कि ऐसी डिजीज कंडीशन या ऐसे इन्फेक्शन जो हमें फूड के थ्रू हो रहे हैं, जो चीज़ें हम खा रहे हैं उनके थ्रू हमें क्या हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है। नाउ कम्स ऑन द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। कौन कौन से कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग मेनली देखने को मिलती है। सो उसके अंदर बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, पैरासाइट हो सकते हैं, और कुछ टॉक्सिन्स भी हो सकते हैं। सो कॉजेज क्या रहेंगे इसके, वायरसेस, बैक्टीरिया, पैरासाइट्स एंड सम टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स आप बोल सकते हो और या फिर केमिकल्स भी बोल सकते हो। ओके, अब हम बात करेंगे कि ये जो वायरस है, बैक्टीरिया है, इनमें भी कौन से नेम आते हैं, मतलब कौन कौन से मेनली देखने को मिलते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है ई कोलाई। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है ई कोलाई, जिसका फुल नेम है इश्चेरिया कोलाई। सो जो ई कोलाई है वो मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है फूड पॉइजनिंग में, और ये हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन भी है। अगर कोई पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है और उसको विद इन 48 आवर्स कोई इन्फेक्शन हो रहा है, सो उसमें मोस्ट कॉमनली कॉज रहता है इश्चेरिया कोलाई, या फिर शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो ई कोलाई। सेकेंड थिंग आता है वहाँ पे नोवो वायरस। अगर वायरस की हम बात करें तो वहाँ पे हो सकता है नोवो वायरस। बैक्टीरिया आपने देख लिया, वायरस देख लिया। थर्ड थिंग हम देख सकते हैं क्लॉस्ट्रीडियम। क्लॉस्ट्रीडियम भी इसका एक पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है। नेक्स्ट वन इज द साल्मोनेला। साल्मोनेला आपको पता होगा टाइफाइड का पॉजिटिव एजेंट है। सो वो भी कहीं ना कहीं क्या करता है, फूड पॉइजनिंग को इनिशिएट करता है, एनहांस करता है। नेक्स्ट वन आते हैं स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। फिफ्थ वन इज द स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। सो ये सारे क्या थे, फूड पॉइजनिंग के कॉजेटिव फैक्टर जो मेनली कॉज करते हैं फूड बॉर्न इलनेस। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके इफेक्ट, हमारी बॉडी में क्या क्या सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं। सो नेक्स्ट वन हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम। इट मीन्स कि कंटामिनेटेड फूड खाने से क्या क्या हमें लक्षण दिखाई दे सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे आता है वॉमिटिंग। सेकेंड थिंग, जैसे हमने हेपेटाइटिस ए में पढ़े सेम एज वैसे ही सिम्टम्स आएंगे, डायरिया, फीवर वहाँ पे हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब भी हमारी बॉडी में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करता है, सो हमारी बॉडी उसके लिए रिस्पॉन्स करती है, उससे फाइट करने की कोशिश करती है। सो उस केस में हमें क्या आता है, फीवर आता है। फीवर हो सकता है वहाँ पे, चिल्स हो सकता है, फटीग देखने को मिलेगी, डिहाइड्रेशन वहाँ पे देखने को मिल सकती है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स। एब्डोमिनल क्रैम्प्स मतलब एब्डोमिनल पेन होगी। एट द टाइम ऑफ डायरिया भी हो सकती है, एट द टाइम ऑफ वॉमिटिंग भी हो सकती है, और आप बोल सकते हो कंटिन्यूसली वहाँ पे एब्डोमिनल पेन देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं कि ये जो फूड पॉइजनिंग है वो कितनी कॉमन है। वेरी कॉमन इन द यूनाइटेड स्टेट ऑल्सो और इन द इंडियन पीपल ऑल्सो, बिकॉज इसके जो मेजर कॉजेज रहते हैं दैट इज़ द डर्टी हैंड। इट मीन्स जो बाहर का खाना है आपको नहीं है पता कि उसको कैसे बनाया जाता है, किन हाथों से बनाया जाता है। सो कहीं ना कहीं क्या होता है वहाँ पे फूड पॉइजनिंग का कॉज बन जाता है। अब हम बात करते हैं हु इज़ अफेक्टेड बाय द फूड पॉइजनिंग। इट मीन्स कौन से ऐसे एज ग्रुप हैं या कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनको मेनली फूड पॉइजनिंग होने के रिस्क रहते हैं। सो गाइज इसमें सबसे पहले आती हैं प्रेग्नेंट वीमेंस।
प्रेग्नेंट वीमेंस क्यों? क्योंकि उनकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत ज़्यादा वीक रहती है। सेकेंड थिंग आते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट इट मीन्स जिसको कोई ट्यूबरोक्लोसिस हो सकता है, किसी को कैंसर है, किसी को HIV है, सो उनका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, सो उनको कोई भी बैक्टीरिया आसानी से इन्वेड कर जाता है। नेक्स्ट थिंग आते हैं ओल्ड एज पीपल मोर देन 65 ईयर ऑफ एज। उनका भी क्या रहता है, सेम थिंग, इम्यून सिस्टम वीक है, इसलिए कोई भी बैक्टीरिया आ रहा है सो उनसे वो फाइट नहीं कर पाते और जिसकी वजह से उनको ये सारे साइन एंड सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट वन आते हैं यंग चिल्ड्रन। यंग चिल्ड्रन मतलब 5 इयर्स ऑफ एज ग्रुप के बच्चों को भी ये चीज़ देखने को मिल सकती है। सो जैसा कि हमने देखा कि कौन से एज ग्रुप इसमें रिस्क रहता है होने का फूड पॉइजनिंग। सो रिस्क किस किस को रहेगा, एज ग्रुप मोर देन 65 ईयर और आप बोल सकते हो लेस देन 5 ईयर। मोर देन 65 ईयर में ओल्ड एज आगे और लेस देन 5 ईयर्स में बच्चे आगे। सेकंड आती हैं प्रेग्नेंट वीमेंस। प्रेग्नेंट वीमेंस में देखने को मिल सकता है HIV एड्स या फिर कैंसर वाले पेशेंट में देखने को मिल सकता है। और लास्ट वन इज द इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट। सो ये सारे क्या हैं, रिस्क फैक्टर हैं, मतलब इन एज ग्रुप के पर्सन्स को, पेशेंट्स को देखने को मिल सकती है फूड पॉइजनिंग ड्यू टू द लो इम्यून सिस्टम। अब हम बात करते हैं कि हाउ डू पीपल गेट फूड पॉइजनिंग, किस तरीके से या क्या ऐसे कारण हैं जो हम नहीं करते जिसकी वजह से हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। सो इसमें क्या है, कंटामिनेटेड अकर व्हेन फूड। कंटामिनेटेड कब होगी, अगर फूड इज नॉट, अगर हमने उनको वॉश नहीं किया है तब कंटामिनेशन होगी। सेकंड थिंग, हैंडल इन अ सैनिटरी वे, इट मीन्स हमने उनको अच्छे से हैंडल नहीं किया है, गंदे हाथों से हैंडल किया है, तब भी फूड पॉइजनिंग हो सकती है। थर्ड थिंग, कुक्ड टू बी अ सेफ इंटरनल टेम्परेचर, अगर हमने उनको अच्छे से कुक नहीं किया है तब भी क्या हो सकती है, फूड पॉइजनिंग। एंड द लास्ट वन इज द रेफ्रिजरेट फ्रोजन प्रॉम्प्टली। ठीक है, इट मीन्स हमने क्या किया है, बहुत ज़्यादा फ्रोज़न कर लिया है फूड को और उसके बाद हम उसको खा रहे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं फूड पॉइजनिंग को इनिशिएट करता है। सो हमने इसमें क्या क्या चीज़ें देखी, अगर वॉश नहीं हुई है तब हो सकता है, अच्छे से कुक नहीं की है तब हो सकता है। नेक्स्ट वन, रेफ्रिजरेट या फिर फ्रोज़न किया है तब हो सकता है। सो ये सारे कॉजेज हैं जिसकी वजह से जो फूड है, जो कंटामिनेटेड फूड है वो क्या कर देगा, फूड बॉर्न इलनेस को इनिशिएट करेगा। नेक्स्ट वन हम देखेंगे इसकी ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस, कैसे डायग्नोस करेंगे। सो नेक्स्ट हम देखते हैं जो फूड पॉइजनिंग है उसका आपको पता कैसे चलेगा कि हमें क्या होगी है, फूड पॉइजनिंग होगी है। सो अगर आप हॉस्पिटल में हो तो ऑब्वियसली वहाँ पे स्टूल कल्चर होगा, ब्लड टेस्ट होंगे, USG होगा, USG एब्डोमेन होगा, क्योंकि हमने कॉज पता करना है, हुआ कैसे। हो सकते हैं अंदर कोई और स्वेलिंग हुई हो, कोई और इन्फ्लामेशन हुई हो स्टमक की लेयर्स में, उसके कारण वहाँ पे डायरिया वॉमिटिंग हो रहा हो, तो हमें एग्जैक्ट कॉज का पता करना है। सो डायग्नोसिस में आप यूज़ कर सकते हो स्टूल टेस्ट, क्योंकि उसमें हमें पता चलेगा आइदर इट इज़ बैक्टीरिया, वायरल और फंगल। नेक्स्ट वन इज़ द ब्लड टेस्ट कर सकते हैं और ब्लड कल्चर भी हम कर सकते हैं। USG एब्डोमेन करेंगे क्योंकि हमने आइडेंटिफाई करना है कॉज को। एंड डायग्नोज हम तब भी कर सकते हैं ड्यू टू द साइन एंड सिम्टम। हम देखेंगे ओके इसको एब्डोमिनल पेन है, वॉमिटिंग है, डायरिया है, उससे हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि आपने मॉर्निंग में क्या खाया था। मान लो कि जैसे मैंने मॉर्निंग में बर्गर खा लिया था बाहर से, तो और मेरे को आफ्टरनून में डायरिया लग गया, वॉमिटिंग लग गई, तो वो हिस्ट्री लेनी है पेशेंट से कि आपने लास्ट फूड क्या इंजेस्ट किया था जिसकी वजह से आपको कॉज पता चल जाए। नेक्स्ट वन हम देखते हैं प्रिवेंशन, फूड पॉइजनिंग को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सो सबसे पहले क्या है उसमें, स्टेइंग क्लीन। फर्स्ट पॉइंट है स्टेइंग क्लीन।
नेक्स्ट है कुक्ड थॉरोली, अच्छे से पकाना है खाने को, अच्छे से क्लीन करना है, अच्छे से पकाना है। चिलिंग फूड, जो चिल्ड फूड होता है वो नहीं खाना है क्योंकि उसकी वजह से भी फूड पॉइजनिंग हो सकती है। नेक्स्ट आती है मेकिंग गुड चॉइसेस। कभी भी हम खाना खाते हैं तो हमारी जो चॉइसेस होती हैं वो अच्छी होनी चाहिए, ना कि अनहेल्दी। मेकिंग गुड चॉइसेस, सो ये सारे क्या है, प्रिवेंशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी ट्रीटमेंट, इट मीन्स हॉस्पिटल में हम और क्या कैसे ट्रीट कर सकते हैं फूड पॉइजनिंग को। सो उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी, आईवी फ्लूइड्स हम एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक्स, क्योंकि क्या हो रहा है वहाँ पे, एक तो इन्फेक्शन है, साथ में एब्डोमिनल पेन भी हो रही है और साथ में डिहाइड्रेशन भी हो रही है। सो ये तीनों चीज़ें हम साथ साथ में चलाएंगे। और अगर किसी पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है तो उसको हम ओरली नहीं देंगे, क्योंकि क्या हो रहा है, ओरली देंगे तो वो इंजेस्ट नहीं होगा, फिर से वॉमिटिंग होगा। इन दैट केस हमने क्या करना है, वहाँ पे आईवी फ्लूइड्स देने हैं। सो लास्ट में हम पढ़ते हैं फूड पॉइजनिंग की कॉम्प्लिकेशंस, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती हैं। सो गाइज, अगर किसी को कंटिन्यूसली क्या हो रही है, फूड पॉइजनिंग हो रही है, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, इट मीन्स कि वो क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में आ रहा है। नॉर्मली अगर हम देखें, अगर हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है सो वो विदिन 2-3 डेज में वो ठीक हो जाता है। बट अगर वो सीवियर कंडीशन में जा रहा है सो कहीं ना कहीं वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती हैं। फॉर एग्जांपल डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन इज़ द मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द फूड पॉइजनिंग। सेकेंड थिंग है, किसी की डेथ भी हो सकती है, बिकॉज अगर किसी का फ्लूइड लॉस होता रहेगा तो वो किस में जा सकता है, हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है, क्योंकि फ्लूइड की कमी के कारण जो जितने भी उसके इलेक्ट्रोलाइट हैं वो भी वहाँ पे लॉस हो जाएंगे और उसको हाइपोवोलेमिक शॉक आ जाएगा। नेक्स्ट थिंग हो सकती है अर्थराइटिस, इलेक्ट्रोलाइट लॉस होंगे तो बोन्स भी वीक होंगी, हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन डैमेज हो सकता है। सो ये सारी क्या थी, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द फूड पॉइजनिंग।